नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। लेकिन अगले 40 मिनट तक कौन कौन सी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से आपको दिखाते चले कि किस तरह से देश और दुनिया के अंदर हालात इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खबर दिखाएंगे कि किस तरह से महाजंग लगातार अभी भी जारी है। 38 दिन आज हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए किस तरह से कवायद को तेज किया गया है, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, ईरान की तरफ से क्या पलटवार किया गया है, क्या आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जहां पर आज 47वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और देश में अलग अलग जगह पर तमाम भाजपा कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित जो है वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको लिए चलेंगे 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें किस तरह से प्रचार तेज कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को भी उतार दिया है और इस बीच में अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है, लेकिन प्रचार कितनी तेजी से चल रहा है ये आपको दिखाएं। अब बात करेंगे आप संयोजक केजरीवाल के हवाले से, जहां पर हाईकोर्ट में खुद पक्ष जो है वो अपना रखने वाले हैं और तमाम मुद्दों के बाद अब जब वो जेल से बरी हुए, इस बीच अब हाईकोर्ट का रुख अपनाते हुए क्या कुछ दलीलें रहेंगी, क्या कुछ पेश किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। चलिए फिर आपको लिए चलेंगे कि मौसम ने किस तरह से अपना बदलाव दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार मौसम ने करवट बदल ली है। अलग अलग राज्यों के अंदर आंधी तूफान का भी अलर्ट है। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर जंग के बीच में ईरान अमेरिका से बातचीत किस तरह से शुरू हो चुकी है। लेकिन ईरान क्या अमेरिका से वाकई में बातचीत करना चाहता है या नहीं, ये आपको दिखाएंगे। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जंग के बीच में ईरान अमेरिका की बातचीत हुई है। चर्चा में 45 दिन का सीजफायर की बात रखी गई, लेकिन क्या इस पर सहमति बन पाई है ये देखना है। अगले 48 घंटे यहां पर निर्णायक हो सकते हैं। समझौता ना होने पर बड़े हमले करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया गया है। ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की भी धमकी दे दी और ईरान ने इजराइल के हाइफा में 10 जगहों पर हमले कर दिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने ईरान को एक अल्टीमेटम जो है वो दिया था और इस बीच उसके सीधा बाद ये बड़ी बात जो है वो देखने को मिल रही है सीज फायर की, जहां पर ये कहा था कि अगर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो यूएस तबाही मचा देगा और वहां के तेल पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत हो सकती है, जिसके बाद सीज फायर को लेकर बात होगी और अगर नहीं होती तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालात बद से बदतर बनते हुए नजर आएंगे। ईरान ने इजराइल के हाइफा में 10 जगह पर हमले किए हैं। इस बीच ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की भी धमकी जो है वो दे दी है। तो बड़ी अपडेट बताते चले कि 45 दिनों की सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी बातचीत हो रही है वो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहे हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, महज सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ये बैठक हुई थी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब और ईरान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान ने इस तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इसे नकार दिया है। वो कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो 45 दिनों का सीज फायर कौन करेगा? 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो फिलहाल ईरान की तरफ से ठुकरा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए अब परिस्थितियां किस तरह से बनेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खेलना जरूरी है और अगर ये नहीं खुलता है तो वैश्विक परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अब यहां पर आप देखिए हालात किस तरह से बने हुए हैं। चलिए, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल एस पठानिया जुड़ गए हैं। कर्नल पठानिया, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि सीज फायर को लेकर बात हो रही है, 45 दिनों का सीज फायर, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे साथ तो बात ही नहीं हुई है। तो सीज फायर किस बात का? देखिए अजय जी, इस समय अगर हम बात करें तो पूरा माहौल जो है वो है फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है कि आप अगर क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी मिलती नहीं है। और ये आपने देखा होगा, ये एक ट्रेंड रहा है कि जो भी चीजें यूएसए या ट्रम्प की तरफ से कही गई, ईरान ने हमेशा उसको नकारा है आउटवर्डली। वो कहते हैं जी हमारी ऐसी कोई बात नहीं, बीच में बात उड़ी थी कि इन्होंने 5 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के साथ में कि 15 पॉइंट यूएसए ने दिया है, तो कहीं ना कहीं जो बात होनी चाहिए वो बढ़ नहीं रही है और लग भी नहीं रहा कि कहीं हो रही है, बिकॉज ईरान लगातार उसको नकार रहा है। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इस समय ईरान के अंदर तकरीबन 6000 मिलिट्री पर्सनल, जो खबरें आ रही हैं
उनकी डेथ हो चुकी है और 1600 के करीब सिविलियन उनकी भी डेथ हो चुकी है। जहां तक यूएसए का सवाल है, 13% उनकी कैजुअलिटी, उनकी काफी एयरक्राफ्ट जा चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है अभी भी ईरान के कब्जे में है। अमेरिका का जो ग्राउंड इन्वेजन प्लान है वो चल रहा है, उसको उन्होंने बंद नहीं किया है। उसके लिए वो ट्रुप्स को मार्शल कर रहे हैं, अपने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्ध होता है उनको आगे ला रहे हैं। और अभी इस समय ये भी ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो उनको पाषाण युग में धकेल दिया जाएगा। अब आज के समय में जब आप बात करते हैं पाषाण युग में धकेलने का मतलब ये है कि ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए या न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी जाए तो अपने आप पाषाण युग में चले जाएंगे। तो ये ट्रंप अपने हाथ में एक बहुत बड़ा ट्रंप होल्ड करके रखे है, जिसको ईरान को भी पता है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है और निगोशिएशन में नहीं आते हैं, दोनों मिलके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी। वो आ रही है। इसी बीच आप ये देखेंगे कि जो खाड़ी देश हैं वो भी ईरान से लगातार खफा होते जा रहे हैं। उनका रिटेलिएशन भी आ सकता है। दे मे जॉइन हैंड विद द यूएस फोर्सेस इन नेवी एंड एयरक्राफ्ट व्हाटएवर लिटिल दे हैव विद देम एंड दे स्टार्ट अटैकिंग द ईरान। दूसरी तरफ नहीं ब्रिटेन की कर्नल पठानिया, अध्यक्षता में जो आप तकरीबन परमाणु 60 हथियारों देशों को लेकर बात कर रहे हैं, अगर परमाणु हथियार चल जाता है पूरी दुनिया की, अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 बॉम्ब हैं परमाणु, और अगर एक चलता है और उसके बाद एक से एक बढ़ जाता है तो फिर परिस्थितियां घातक हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी भी देश में उसका असर हुआ तो उस देश की तरफ से रिटेलिएट होना लाजमी है। अब बात आ जाती है कि परमाणु हथियार की तरफ सोचना है अमेरिका को, इजराइल को और ईरान को। क्या वाकई में अमेरिका परमाणु हथियार को लेकर काम करेगा? क्योंकि अमेरिका ने तो सीधा कह दिया कि अब तो हम यहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, आपकी रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे, आपके रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने अपना पायलट जिंदा वापस कर लिया है, इसका मतलब कि जंग पर फतेह हमने कर ली है, आपके घर के अंदर घुसकर अपने पायलट को हम वापस ले आए हैं। देखिए आशा जी, अगर हम बात करें परमाणु जो ड्रॉप होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब का ड्रॉप, दैट इज ऑलवेज ए लास्ट रिजॉर्ट। उससे पहले अगर ये जो आप बात कर रही है बिल्कुल सही बोल रही हैं कि उससे पहले वो बाकी ऑप्शन देखेंगे कि क्या बाकी ऑप्शन को यूज करते हुए, और बाकी ऑप्शन के अंदर ये है कि वो अपना ग्राउंड इन्वेजन प्लान करते हैं, खारग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं हम उनके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो काम तो चल रहा है। पर अभी कर्नल इसमें वो पठानिया, इंटरेस्टिंग बात है ईरान कि की जो तरफ से भी वैसा ही पलटवार आ रहा है। डॉक्टर इलाही पहुंचे हुए हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि भारत को शांति के लिए बात करनी चाहिए। वो एक तरफ से भारत के सामने अपनी बात रख रहे हैं, अपील तो नहीं कहा जा सकती लेकिन बात जरूर रख रहे हैं। पटना के दौरे पर हैं इलाही, जो कि सुप्रीम लीडर के बहुत नजदीकी देखिए है, प्रतिनिधि मंडल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा देर पहले ये क्लियर कर दिया था कि डायलॉग इज ओनली सॉल्यूशन, विश्व शांति बनी रहनी चाहिए। और सवाल ये है कि जो इसमें इन्वॉल्व है रशिया, सॉरी अमेरिका, इजराइल, ईरान, क्या वो सुनेंगे? क्या वो वर्ड ओपिनियन को केटर करते हैं? अभी नहीं कर रहे ना। ये नहीं, सारी 45 चीजें दिनों का जो इट्स गुड सीजफायर टू कहा हैव। गया है कर्नल पठानिया, उसमें भी तो इजराइल कहाँ सुनेगा? वो पाकिस्तान की सुनेगा क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सारे जो है तमाशे हो रहे हैं, इनका रिजल्ट क्या निकलता है। देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर जो होता है ना आजकल, बहुत कॉमन हो गया ये वर्ड। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर आप ये साइबर वॉर ले आइए, उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉर ले आइए, प्रोपेगेंडा ले आइए, उसके बाद मीडिया को इन्वॉल्व कर दीजिए, पॉलिटिकल चीजें, इकोनॉमिकल, सारी चीजों को सम्मिश्रण करके ये एक बहुत बड़ा प्रचलन हो गया। अभी हम बात करेंगे ये जो 2 पायलट इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, अगर ईरान इतना शक्तिशाली है जितना वो दिखा रहा है कि 10 लाख की आर्मी के साथ प्लस सिविलियन की उन्होंने $60 लाख का इनाम भी किया था, और उसके बावजूद 70 यूएस से लाख उसकी सीमा में घुसता है, दोनों साथ में पायलट्स को एक्सट्रिकेट 70 करता है। लाख डॉलर का इनाम हुआ था कि मिल गया जिंदा या मुर्दा तो इनाम दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। अमेरिका ने वहां पर सर्च ऑपरेशन इस तरह से चला दिया कि अपने शख्स को वहां से उठाकर वो वापस अमेरिका ले गए। और अगर ऐसा हो जाता कर्नल पठानिया, तो ईरान इस मुद्दे को भी गिनाने की कोशिश करता कि नहीं? देखिए अगर वो इनको पायलट्स को कैप्चर कर लेते तो काफी सिचुएशन जो है खराब हो जानी थी यूएसए के लिए, बिकॉज ये जो लोग हैं ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।
पब्लिक एग्जीक्यूशन, पीवी, शीवी, थ्रेट वगैरह, नंबर ऑफ थिंग्स। आपने देखा ही होगा कि कैसे ये लोग आईएसआई कैसे काम करती रही है। तो ये एक अच्छी चीज हुई है जिसमें ये पता चल रहा है कि अमेरिका की जो पावर है, मिलिट्री पावर, वो अभी खत्म नहीं हुई और ना खत्म होनी है ये। और इसके बाद ये भी दिखाता है कि हाउ मेनी कितनी उनकी जो अपनी सिक्योरिटी है, जिसमें वो बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आईआरजीसी, उसके बाद लोकल सपोर्ट, मिलिशिया, 10 लाख की करीब आर्मी, रिजर्विस्ट, वो कहीं ना कहीं तो सारे फेल होते हुए नजर आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट। तो चिंक इन द आर्मर वाली जो कहावत है वो आस्ते आस्ते बाहर निकल रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि ईरान के अंदर, देखिए, इनके जो चीफ कमांडर है अभी, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। और अगर लीडर जो है वो दिख नहीं रहा कहीं, ना उसका कोई स्टेटमेंट आ रहा है, वो कागज पे लेके एक स्क्रिप्ट भेज देते हैं, वो कौन लिख रहा है नोबडी नोज। तो लीडरलेस कंट्री जो है तो वो नहीं है कर्नल कितनी देर पठानिया की लड़ेगी, कितनी आईआरजीसी देर खुद ही रेजिस्ट लिख रही करेगी। है। एक बार फिर से एक और बड़ी खबर जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। आईआरजीसी ने वेव 97 ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है कि वेव 97 अमेरिका इजराइल ठिकानों पर निशाना साधने का दावा किया गया है। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। और साथ ही साथ जंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है, जहां पर देखिए आप नेगोशिएशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, वो नहीं देखने को मिलेगा। आईआरजीसी ने वेव 97 ऑपरेशन का ऐलान किया है, क्योंकि यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या आईआरजीसी ही ये तमाम चीजें कर रहा है, ओवरऑल एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल ये ईरान को लेकर बड़ी खबर है और हमारे साथ कर्नल एसएस पठानिया भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये रहेगा, जो ओवरऑल सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच आईआरजीसी की जो इन्वॉल्वमेंट बार बार दिखाई जा रही है, हम क्या ये माने जो हम मुश्तबा खामेनेई को लेकर बार बार बात कर रहे हैं? सर, नजर आ रहा है कि IRGC has stolen the show, they are taking the calls। सारे ऑपरेशन जो हैं वही कंडक्ट कर रहे हैं और वो टोटल कंट्रोल में है। अभी ये जो वेव 97 की बात करेंगे, मैं कई बार चैनल पे बात करते बताता हूँ कि आप 2 मार्च की फिगर निकालिएगा कि 2 मार्च को जब उन्होंने इजराइल के ऊपर अपनी अलग अलग वेव्स भेजी थी, उसके अंदर कितने मिसाइल्स और ड्रोन थे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन। और उसके बाद आप अभी निकालिएगा पिछले 3-4 दिन का, तो आपको ये पता चलेगा कि उनका जो स्टॉक पाइल है या आर्सनल्स है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन, वो बड़ी रैपिडली डिप्लीटेड हो रहा है। और उसके अंदर तकरीबन 70 से 80% की कमी आ गई है। उनको राशनिंग करनी पड़ रही है। उसी राशनिंग क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 700 मिसाइल्स हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस युद्ध को 3 महीने खींचूंगा। हर दिन मैंने एक फिगर दे देनी कि आज मैंने 15 मिसाइल इजराइल पे फायर करनी है, 4 जो है मैंने यूएई के ऊपर करनी है, इतने ड्रोन वहां करने हैं, इतने ड्रोन वहां कर रहे हैं। उसके बाद ये भी मेरे को पता है कि मेरी जो रिप्लेनिशमेंट हो रही है वो कहाँ से आ रही है, रशिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके वो विजनरी तरीके से वो अपना प्लान करते हैं कि हमारा जो असॉल्ट होगा या वेव्स जो उसकी बात करते हैं। और ईरान ने भी ये भी कहा है कि एक सरप्राइज देंगे, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। सरप्राइज तो उनको मिलने वाला है यूएसए की तरफ से, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, लेट्स फेस इट। देखिए, मैं बड़ी बार ये बोलता हूँ कि इस समय जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है वो डबल एज वेपन है। 33 किलोमीटर का जो एरिया है जिसको ईरान ने काबू करके रखा हुआ है, उसके बाद आप आ जाते हैं वहां पे गल्फ ऑफ ओमान में, उसके बाद अरेबियन सी के अंदर आप आ जाते हैं। दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ रहता है जहां से ज्यादातर ऑयल की सप्लाई होती कर्नल है। पठानिया, पर डे मान अगर आप लीजिए बॉम्ब बना भी रहे हैं तो कितने बना सकते हैं, अगर आप कोशिश कर भी लें? बॉम्ब की बात करें आप, न्यूक्लियर बॉम्ब। नहीं, जो हथियार आप दाग रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं। अगर आप हथियार देखिए, बनाने आपके की पास जिस क्या तरह से दाग बात रहेगा। होते हैं, नॉर्मल आप बॉम्ब आप ड्रोन कितना बना आप सकते हैं ड्रोन अपने देश के अंदर एक दिन में? देखिए आप, ज्यादा से ज्यादा 4 से या ईरान 5, इस समय और क्या, आपको दागने 15 हैं। वो कैपेसिटी खत्म होती है कि नहीं होती है, ये एक सवाल है कि ईरान के पास इतना हथियार आ कहां से रहा है, क्या वो मिसाइल सिटी के अंदर बन रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल पठानिया जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बताते चले एक और बड़ी खबर, जहां पंजाब से आपको दिखाते चले भगवंत मान सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप देखिए सामने आपकी सीएम भगवंत मान, संजीव अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बिजली विभाग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यानी कि पंजाब की जनता को जो बिजली संकट से जूझना पड़ रहा था, अब बिजली बोर्ड में 80 14 को लेकर आप देखिए बात कर ली गई। यानी कि
14 का आंकड़ा रखा गया है, जहां पर पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भगवंत मान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और भगवंत मान और अरोड़ा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिजली को लेकर जो समस्या है लोगों की, क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए। वो सितंबर 2025 तक हो गया सीगा ते हुणे चल पैना जी। ग्रीन एनर्जी, अजकल जमाना ग्रीन एनर्जी का है, जिथे कोयला घट वरत्या जाए तो किसी होर सोर्सिस तो बिजली पैदा की जाए। इनू एप्रीशिएट कर रहे हैं सारी इंडस्ट्री भी, सारी दुनिया च। जापान दे विच तुसीं कोरिया च असीं गए तो जिहड़ी भी कंपनी नाल गल करदे सी वो कहंदे सी जी तुसीं ग्रीन एनर्जी किन्ने परसेंट ते लेके जा रहे हो, किन्ने परसेंट ते चली गई अपनी जी? सर इस वेले हैगी है कोई 20%, पर असी अगले 6 सालां च 20% कोले दी कर देनी, 80% 80% ग्रीन एनर्जी हो जाएगी सर। 2720 मेगावाट सोलर प्लांट 2.33 तो 2.97 रुपये पर यूनिट ते टाई अप पीपीए राही साडा होया। 2062 मेगावाट लागू हो रहे ने ते 658 ते कमीशन हो चुके ने। 2720 मेगावाट ओनली फ्रॉम सोलर, जिहदी कीमत 2 रुपये 33 पैसे तो लैके 2 रुपये 97 पैसे पर यूनिट दे विच है। ते तुहानू सुन के हैरानी भी होगी, दुख भी होगा, क्योंकि तुसीं पंजाब दे वसनीक हो कि जिहड़े सुखबीर बादल ने पीपीए कीते सीगे उहदे च मजीठीए दी जिहड़ी कंपनी है उहनू 15 रुपये 20 पैसे तक पर यूनिट का एग्रीमेंट किया सोलर का, जिहड़ी कि बिजली 2 रुपये 33 पैसे अवेलेबल है मार्केट च। ये कहते ना असीं पावर सरप्लस करता सी, असीं फलाना करता सी। आपदे घर बिना तो कुछ सोचा ही नहीं, आपदा घर सरप्लस किया सी इन्हां ने। रूफ टॉप जिहड़े 581 मेगावाट दे रूफ टॉप छत दे उत्ते सोलर इंस्टॉल होए ने ते अगले समय च 100 मेगावाट पर ईयर होर वाधू उम्मीद है। ट्रांसमिशन नवे 26 सब स्टेशन बनाए गए 66 केवी दे, 194 पीटीएफ अपग्रेड किए हुए ने। पीटीएफ की होंदा जी थोड़ा दस दो? पावर ट्रांसफार्मर। ते 34 नवे जोड़े गए ने ते कुल 2738 MVA समर्था वध गई। MVA बिजली मापन का तरीका है। हाँ 66 केवी दी 337 लाइनां जिहड़ियां सर्किट वो नवीं पाइयां, 615 सर्किट लाइनां अपग्रेड कीतियां ने जी। ये जिहड़ा ग्रिडां नूं अपग्रेडेशन दा जिहड़ा कीता होया सी। सो 400 केवी स्टेशन धनानसू, रोपड़ ते बैमन जस्सा इहदे विच नਵੇਂ सब स्टेशन बनाए गए ने। ते 132 केवी सब स्टेशन सोसन पिंड है वो नवां बनाया गया। ते अदालती कंपलैक्सां दे विच असीं घरेलू सप्लाई टैरिफ जिहड़ा वो लाता, पहलां उन्होंने कमर्शियल मिलता सी। सब तो वड्डी गल हुण इह है, जिस तरह मंत्री साहब ने पहलां दसता कि असीं बिजली सस्ती कीती है 1 अप्रैल तो। टैरिफ कमर्शियल दे भी ते घरेलू दे भी घटाए ने। जिन्हां नूं कोई बिल भी आउंदा होऊ 600 यूनिट तो ज़्यादा, उन्हां दा जिहड़ा 1.5 रुपए तो लैके 70 पैसे तक, 70 रुपए तो लैके 1.5 रुपए तक घटाए ने पर यूनिट। ते 7000 करोड़ का उन्होंने सबसिडी दे विच भी सानू मतलब एफिशिएंसी मतलब उसे पैसे नाल असीं हुण आ जिहड़ा नवां प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜੂਗਾ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ टफ जिहड़े टैसट हुंदे ने वो पास करांगे पहला, उस तो बाद फिर उन्होंने टैक्नीकली जो करैक्ट हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, उस तो बाद फिर उन्होंने लागू करांगे। पर जिहड़ा इन्ना कुछ मैनूं पता है कि असीं साडे पिंड जिहड़ा मैं गया सीगा ते पिंड वाले बहुत खुश ने इस गल तो, ते वो कहंदे पंचायत तो मता पाउणा, पंचायत तो मता पवा लो। साडे तां कहंदे बिजली वाले खंभे जिहड़े पिंड च ने उन्हां नूं भी अंडरग्राउंड कर दो भावें घर वाले। फिलहाल असीं खेती वाले शुरू कर रहे हैं, पर जे घर वाले भी गलियां दे विचों निकलदे होए तां कढ लांगे। ते
बाकी ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵੇ। ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੱਸੀ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ ਦਿਨੇ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5, 5:30 ਵਜੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ, ਸਾਡਾ GST ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ NHM ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ, ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिहैब सेंटर में इलाज करा सकते हैं। जो बच्चा जो बेड पे है या अभी एडिक्टेड है, जो चले गए उनको तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारे पास अगर कोई आपके पास उस स्टोरी का कोई लिंक है तो हमें दे दीजिए प्लीज, तो हम उनके साथ आज ही संपर्क कर लेंगे, उनके परिवार वालों के साथ। कहीं भी इलाज करवाना पड़ा उसकी जान बचाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो एक और बड़ी खबर जहां पर ईरान जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले, मौत का आंकड़ा आपके सामने रखते चले। देखिए, अमेरिका इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, लेकिन लगातार अब हमले में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ गई है। हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है कि अमेरिका और इजरायल ने जो ईरान पर हमला किया है उसमें 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। और तेज तौर पर आप देखिए किस तरह से हमले वहां पर हो रहे हैं। देर रात से ही एक एक करके हमलों की संख्या बढ़ गई, एक दूसरे पर बड़े हमले किए गए हैं और साथ ही अब मध्य पूर्व में जारी संघर्ष में एक बड़ा इजाफा हुआ है। हाल ही में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या
30 से ज्यादा बढ़ गई है और ये रात भर से हमले चल रहे थे, जिनमें ईरान के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और वहां के अधिकारी ये कह रहे हैं, यानी कि ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से अगर देखा जाए तो तेहरान प्रांत में हुए हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। और इनमें संघर्ष में आम नागरिकों की बढ़ती हुई मौत का संकेत मिला है, जिसमें अब आंकड़ा बढ़ गया है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही बताते चले कि दक्षिणी बंदरगाह जो कि शहर है, वहां पर रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले हुए, 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम बड़ी बातें रखी जा रही है कि समझौता होना चाहिए, 48 घंटों का समय दिया जाता है कि सीजफायर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इस तरह से आप देखिए रिहायशी इलाकों के अंदर अगर हमला करते हैं जहां पर 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे ये पता चलता है कि ये हमले देश के कई क्षेत्रों में अभी भी फैले हुए हैं, यानी कि लोगों की एक एक करके मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकी इजरायली सेनाओं के बीच में मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले चल रहे हैं। तो बिल्कुल इस बीच आपको बता दें कि मल्टीपल लोकेशंस जो हैं इन हमलों के बीच टारगेट हुए हैं। जहां तेहरान की अगर बात की जाए तो तेहरान में 23 लोगों की मौत जो है अभी तक हुई है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ कोन सिटी में कहा जा रहा है कि अटैक हुआ है, जहां पर 5 लोग मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर साउथ ईरान में भी 6 और डेथ जो है वो फिलहाल रिपोर्ट हुई है, लेकिन इस बीच कंसर्न इस चीज को लेकर बढ़ रहा है, चिंता इस चीज को लेकर बढ़ रही है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अब रिहायशी यानी कि जो सिविलियंस का इलाका है, एरियाज है, दोनों को हिट जो है वो किया गया है इन हमलों के दौरान और मल्टीपल लोकेशंस जो है वो देखने को मिली है। स्ट्राइक्स आपको बता दें कि रात और सुबह दोनों समय देखने को मिली है और इस बीच अभी तक डेथ टोल की अगर बात करें, मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार हो चुका है। अब ये कहीं ना कहीं रीजनल वॉर जो रह गई थी वो सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती हुई, खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एक तरफ ईरान का नॉन नेगोशिएट करने वाला जो बिहेवियर है, दूसरी तरफ अमेरिका की अगर बात करें तो ये बात कही जा रही है कि सीजफायर किया जाएगा। दोनों अलग अलग पहलू पर चल रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी एक डिमांड है, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों झुकना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। और उसी का नतीजा है कि अब आम जनता इसमें पिस गई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश इजरायल और अमेरिका की तरफ से। साफ तस्वीरें भी आपके सामने कि रिहायशी इलाकों के अंदर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। वहां पर परिस्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में आग लग गई है और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले आपने देखा था कि अमेरिका ने जब ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत की थी तो सबसे पहले स्कूलों को टारगेट किया गया था और वहां पर भी कई बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन अब आप देखिए ये जंग किस और बढ़ गई है, जहां पर जंग को रुकवाने की कवायद तेज होनी चाहिए थी, लेकिन अब हमलों की कवायद और तेज हो गई है। ताबड़तोड़ हमले देर रात से ही लगातार ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, पाक की मध्यस्थता में भी अब तेजी आ गई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता करने की कोशिश की गई है। 45 दिनों के लिए युद्ध विराम की चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने युद्ध विराम के लिए कई शर्तें रखी हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, लेकिन पाक के विदेश मंत्रालय की पहल का ये नतीजा है। पाक के विदेश मंत्रालय की पहल की गई है और पाक की यहाँ मध्यस्थता में अब तेजी आ गई है। यही कहा जा रहा था कि आखिर किसी को तो आगे आना चाहिए और 45 दिनों के युद्ध विराम पर अब चर्चा तेज हो गई है। लेकिन क्या वाकई में इजरायल और अमेरिका इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेगा, टेबल पर आएगा, मध्यस्थता होगी, या ये जंग को जिस तरह से रुकवाने की कोशिश की जा रही है वाकई में इस जंग को रोका जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता का दौर शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये अभी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लगातार ये सवाल था कि आखिरकार क्या कोई मीडिएटर बनेगा। तो जंग के बीच लगातार अब पाकिस्तान सामने आया है, लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिला कि जब ये बात सामने आ रही थी पहले भी, आज से ठीक एक दिन पहले, तो साफ तौर पर जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता है, प्रतिनिधि जो अब्दुल मजीद हकीम इलाही है, उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब हमले हुए हैं दोबारा, अब मध्यस्थता की बात फिर से निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये टेबल टॉक होंगी, क्या ये सच में ओवरऑल जो सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है, सीज फायर की जो 45 दिन की बात हो रही है उस पर कोई डिसीजन ना आता है, ओवरऑल ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ रुख लेता है, फिलहाल इस बातचीत पर जो है वो निर्भर करता है जो होने वाली है।
ईरान के हालिया हमलों में 34 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा आंकड़ा, जहां पर तेहरान हमलों में मरने वालों में बच्चे शामिल हैं, लेकिन एक एक करके मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ गया है। अभी 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अभी आप देखिए आंकड़ा सामने आ गया है जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई है। नागरिकों की यहाँ मौत की वजह से वैश्विक चिंता लगातार बढ़ गई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों के अंदर जब आप टारगेट करते हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता इससे प्रभावित होती है। और 34 लोगों की अगर मौत हो गई है तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कैजुअल्टीज वहां पर अब बढ़ भी सकती है, क्योंकि मिसाइल से हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है और रिहायशी इलाकों के अंदर गाड़ियों में आग तक लग गई है और अब परिस्थितियां और घातक होने वाली है। लेकिन जिस तरह से टेबल टॉक की बात हो रही है, क्या वाकई में टेबल पर टॉक होगा या फिर सबसे पहले युद्ध के जो हमले चल रहे हैं इन्हें रोका जाएगा? क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक बमबारी नहीं रुकेगी, मिसाइलों का अटैक नहीं रुकेगा, ड्रोन का अटैक नहीं रुकेगा, तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। तो क्या वाकई में अमेरिका और इजरायल मान गए हैं कि वो हमला नहीं करेंगे, और अगर हमला नहीं करते हैं तो फिर टेबल टॉक हो सकती है और 45 दिनों के बीच में जो ये युद्ध विराम की बातें चल रही हैं ये सच साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है अमेरिका और इजरायल की तरफ से। चलिए तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से बीजेपी अपना 47वां चुनाव प्रचार भी कर रही है और स्थापना दिवस भी मना रही है। लेकिन असम से पहले खबर, जहां पर बरपेटा में पीएम मोदी पहुंचे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार लगातार तेज हो गया है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं असम में पहुंचे हुए और 5 राज्यों में चुनावों को लेकर फुल एक्शन में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और साथ ही बताते चले कि प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से आप देखिए भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, बरपेटा में, झाबुआ में और साथ ही साथ डिब्रूगढ़ के अंदर ये चुनावी रैली होने वाली है। जनसभा को संबोधित भी करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। बरपेटा से लाइव इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए। इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती, शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके
असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल सब्जी और अन्य उपज सुरक्षित भी रहती है और सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन एक दो राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई, ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ दुख जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा। चलिए, तो फिलहाल बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री असम दौरे पर पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी को जमकर उन्होंने घेरा है। बड़ी खबर आपको दिखाते चले, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर ने ईरानियों के लिए चुना है। ये फ्रैंकलिन ग्राहम की तरफ से कहा गया। ईस्टर पर खास प्रार्थना में विवादित बयान आ गया है और बताते चले कि बयान को लेकर अब सियासी बवाल मच गया है। इस पर आपने देखा, पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईस्टर पर सबको शुभकामनाएं दी गई। फ्रैंकलिन ग्राहम को लेकर भी आप देखिए किस तरह से अब बड़ी बात कह दी गई और ट्रंप को ईश्वर ने यहाँ भेजा है। ईस्टर का खास प्रार्थना में ये विवादित बयान आ गया, क्योंकि ईस्टर जब अपनी प्रार्थना पढ़ रहे थे उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया और सियासी बवाल इससे मच गया है। फ्रैंकलिन ग्राहम की व्हाइट हाउस प्रार्थना से
अब विवाद बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां ईस्टर की तरफ से ये बयान दिया जाता है, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस की तरफ से वहां पर विवाद शुरू कर दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी, आप देखिए किस तरह से वहां इस वक्त अमेरिका के अंदर है, क्योंकि बताते चले कि 80 लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा नो किंग्स। लेकिन अब ट्रंप को ईश्वर ने ईरानियों के लिए भेजा है। ये विवादित बयान ईस्टर की तरफ से दिया गया है, जिसकी वजह से विवाद बन गया है। Let us pray. In the every Jew, woman, child, चलिए, तो न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।